फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में वेल्दी अमीर बनना चाहते हैं? एक वर्ड बड़ा यूज होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम जनरली लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जिंदगी में खर्चने से पहले सोचने की जरूरत ना पड़े। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? यस, हम सबका ड्रीम होता है। जनरली वो जोक है ना कि जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लेफ्ट में लिखा होता है क्या मेनू है और राइट में लिखा है कितने का है। तो जनरली नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, देखते हैं कितने का है और फिर लेफ्ट में देखते हैं क्या खाना है। और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जब हम खर्चने से पहले सोचे नहीं। मगर क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे ही आ जाएगा? सोचने से आ जाएगा? खूब मेहनत करने से आ जाएगा? क्या इसका कोई फ्लो है? क्या इसका कोई सिस्टम है? क्या इसका प्रोसेस है? डेफिनेटली है। फाइनेंशियल फ्रीडम की फ्रेंड्स स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि जो मेरा महीने का खर्चा है, जो मेरे अपने परिवार को अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल दे सके, उतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फिर आता है फाइनेंशियल वाइटैलिटी, कि जो भी अब मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी से थोड़ा आगे बढ़ा और मैं अपने लाइफ के छोटे मोटे गोल्स, थोड़े थोड़े बड़े बड़े गोल्स पूरे करने लगा हूं, थोड़े छोटे बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे करने लगा हूं। और फिर आता है फ्रेंड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, की लाइफ में अब जो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स रखे थे वो भी पूरे हुए। तो क्या आप इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानना चाहते हैं। मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर एनएलपी का, विच इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैं ऑथर हूं 3 बुक्स का। और ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि ये मेरे बड़े दिल के करीब है। बहुत साल पहले मैं बिजनेस करता था। 20 साल की उम्र से ही मैंने अपने बिजनेस करने शुरू करे और 14 साल खूब मेहनत करी, करीब 34 साल की उम्र तक। मगर मैंने पाया कि मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस गलत करे। मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, बहुत जल्दी बिजनेस को ग्रो करना चाहता था, मगर फाइनेंशियल एक्यूमेंट नहीं था। क्योंकि मैंने 20 साल की उम्र में शुरू किया था, तो आप जानते हैं ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो मैंने काफी सारे नुकसान भी करे। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जो नॉलेज देती हैं कि भाई पहली बात तो आप डेट कैसे रिड्यूस करें, कर्जे कैसे कम करें और किस तरीके से वेल्थ क्रिएट करें। फिर जब मैंने धीरे धीरे ये चीजें सीखी, इस प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल को समझा, और फिर धीरे धीरे मैं अपने डेट को कम कर पाया और फिर मैं ऐसे मुकाम पे आया जहां पर मैं अपने लिए असेट्स और वेल्थ क्रिएट कर पाया। तो वही फंडामेंटल्स जो मैंने सीखे थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, कोई सर्टिफाइड एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं केवल जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो मैंने बुक्स में पढ़े, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से किए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से फाइनेंशियल वाइटैलिटी तक और फाइनेंशियल वाइटैलिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचे। तो तैयार है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें जो हम लोग नई नई चीजें सीखें, नए नए एक्सपीरियंस लें और लाइफ में औरों की विजडम से, औरों की नॉलेज से भी बहुत कुछ। तो अभी फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या करना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? ग्रो योर इनकम। यस, इनकम तो बढ़नी चाहिए ना। अब खर्चे तो हम लोग एक मुकाम के बाद कम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे खर्चे तो रेगुलर होते हैं, तो उनको तो कम नहीं कर सकते। इनकम को ग्रो करना ही रास्ता है। वो गालिब जी का शेर है ना, और कुछ भी मुझे मंजूर नहीं, लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। तो ऐसा ही एक चादर बनाना है जो इलास्टिसिटी से बढ़ता जाए, और जो जो हमारे सपने हो, जो जो ड्रीम्स हो, वो हम पूरे कर पाए फ्रेंड्स। तो पहला काम, ग्रो योर इनकम। इनकम को बढ़ाते रहें। और जैसे आप जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये बहुत ही बढ़िया इनकम है, बिजनेस है, जिसको आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को, अपनी इनकम को रेगुलर ग्रो कर सकते हैं। तो पहला फंडामेंटल, ग्रो योर इनकम, इनकम को बढ़ाइए। दूसरा फ्रेंड्स फंडामेंटल क्या है? स्पेंड लेस देन योर इनकम। जितनी आप कमाई कर रहे हैं, खर्चा तो उससे कम करेंगे। अगर इनकम इतनी है और खर्चा इतना है, तो ये तो डेफिसिट हो जाएगा कैश का,
और फिर कर्जे शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोन्स लेंगे और बहुत सारे ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर ये पाकिस्तान की इकॉनमी हो जाएगी कि ब्याज पर देने के लिए भी ब्याज लेना पड़ेगा। सो स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न, खर्चे को संतुलित रखें, इनकम को बढ़ाएं। एंड देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वेस्ट द डिफरेंस। इनकम और खर्चे के बाद जो बचता है फ्रेंड्स, उसको क्या करना है, हमने इन्वेस्ट करना है। और हम यही अब आज हम करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, फाइनेंशियल वाइटैलिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ है और बहुत सारे लोगों से, जो मेंटोर्स हैं, जो कोच हैं, उनसे मेरे सीखा ये साथ जो विजडम आपको बेसिक मैं आपको बताने वाला हूं आज। फ्रेंड्स, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं? आपने पैसा बचाया, खर्चे कम किए, इनकम को बढ़ाया, पैसा बचाया, क्या करेंगे? सेविंग बैंक, सारा सबको क्या पता होता है, सेविंग में पैसा डालते हैं। सेविंग में फ्रेंड्स पैसा घटेगा। आप बोलेंगे घटेगा कैसा? क्योंकि सेविंग में केवल 3.5% के आसपास पर एनम, पूरे साल भर में 3.5% ही आपको मोटा मोटा मिलेगा। और भारत का बहुत सारा पैसा तो कैश में रखा है, घर में कैश में। और कैश तो फ्रेंड्स पड़े पड़े घटेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई तो हर साल 7%, 8% की और बढ़ रही है। तो अगर आपने सेविंग बैंक में भी पैसा डाला, वो 3.5% बढ़ रहा है साल में, महंगाई 7% बढ़ गई, तो आपका पैसा पड़ा 3.5% घट गया। और अगर आपके पास कैश पड़ा है और महंगाई 7% बढ़ रही है, तो आपका -7% हर साल हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट देख के करना है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट एफडी है, जो आज 5.5% के आसपास दे रहे हैं साल भर में, यानी कि 0.4% फ्रेंड्स महीने का। क्या होगा उससे भी कुछ नहीं होगा। तीसरा, आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। पर आप बोलेंगे भाई हमको तो नॉलेज नहीं है, पैसा डूब गया तो क्या होगा हमारा? और फिर एक बहुत अच्छा रास्ता आपके पास है म्यूचुअल फंड में लगाने का। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ये बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं, जैसे HDFC का है, ICICI का है, एक्सिस का है, स्टेट बैंक का है, ज्यादातर सभी बड़े बैंक्स के होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। तो आपको क्या मिलता है? NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो आप अगर, सबसे बढ़िया तरीका है फ्रेंड्स, अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसे को लगाने का। और हर महीने, एक बार में नहीं, क्योंकि मार्केट आप सुनते होंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट को जानते नहीं तो भी आप सुनते होंगे, अरे आज तो बढ़ गई, कभी घट गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कोरोना आ गया, कभी अमेरिका में कुछ हो गया। तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। मगर अगर आप हर महीने सिस्टमेटिकली एक निश्चित अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड में किसी इन्वेस्ट करेंगे, तो ये म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट ऑन एन एवरेज साल भर में 10-12% का रिटर्न मोटा मोटा दे देते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म करें और महीने के हिसाब से हर महीने करें हम लोग। सो ये SIP जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, ये सबसे बढ़िया तरीका है फ्रेंड्स अपनी सेविंग्स को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आप, ये कोई गारंटी नहीं होता क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है, मगर ऑन एन एवरेज अगर आप 3, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल करते हैं, तो वो पैसा आपका अच्छे तरीके से कंपाउंड होता है और महंगाई से आगे बढ़ के करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कैश थोड़ा रखिए इमरजेंसी के लिए, सेविंग में थोड़ा रखिए ताकि अगर कोई जरूरत पड़ जाए एकदम से निकाल पाए, FD में थोड़ा रखिए, मगर ज्यादा को इन्वेस्ट करिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो आपको साल भर में 7-8% से ज्यादा रिटर्न दे, जिससे कि आप जो है महंगाई से आगे थोड़े बढ़े। मगर मैं एक नहीं कह रहा हूं कि कोई क्विक रिस्क स्कीम, कोई स्कैंडल, कोई स्कैम, इनमें आप उलझे। सिंपल प्रोसेस के साथ वेल्थ क्रिएशन ही लीगल तरीके से मेरा आपके प्रति ऑब्जेक्टिव है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड कुछ तरीके होते हैं। एक होते इक्विटी। इक्विटी मतलब आप जो पैसा दे रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में आपका लगता है। फिर डेब्ट
डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड्स मतलब वो गवर्नमेंट की बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी बॉन्ड्स करता है, कभी सरकार आपने सुना होगा अलग अलग तरह के बॉन्ड्स रिलीज करते हैं। इनमें ग्रोथ थोड़ी कम होती है, मगर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बोलते हैं ना, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जो आधा पैसा इक्विटी में लगाते हैं, आधा डेट में लगाते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो सारा स्टॉक इक्विटी में लगाते हैं। ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो खाली डेट में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। अब अगर आप यंग हैं, है ना, 25-30 साल 35 साल के हैं, 40 साल के हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो आप इक्विटी में भी लगा सकते हैं। मगर अगर आप 60-65 साल के हो गए हैं तो ज्यादातर फिर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाएं जहां पे सिक्योरिटी ज्यादा हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब आपके पास इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इक्विटी जो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं, और डेट। अब ये भी अलग अलग तरह की कंपनीज में लगाते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। थोड़ी सी भी जानकारी के, एक होते हैं लार्ज कैप। जैसे लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं, जिसमें ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, हजारों करोड़ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, मारुति है, हीरो है, बजाज है ना, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, इनमें पैसा लगाते हैं। इनमें थोड़ी ग्रोथ कम होती है, मतलब कम का मतलब जनरली ये भी 10-12% तो हो ही जाता है अप्रोक्सीमेटली, मगर फ्लक्चुएशन कम होता है इनमें। यस, सो ये लार्ज कैप होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। फिर मिड कैप होती हैं, जैसे करीब करीब 5,000-8,000 करोड़ के आसपास की कंपनीज जो हैं, 5,000 करोड़ के आसपास की कंपनीज को मिड कैप बोलते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो बीच में आ गई, शुरुआत से अब बीच में आ गई, यस, और फिर यहां से ये दोनों के बीच में होती हैं। इन कंपनीज के साथ क्या होता है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा होता है, मगर ग्रोथ थोड़ी आपको ज्यादा दे सकते हैं। तीसरी स्मॉल कैप होती है। स्मॉल कैप मतलब जो 1,000-2,000 करोड़ की, 3,000 करोड़ की कंपनी है, 5,000 करोड़ से कम के नीचे की हैं। ये क्या है कि ये फ्यूचर की कंपनीज हैं। इनमें फायदा क्या होता है, इनमें ग्रोथ के चांस बहुत होते हैं, बट साथ में वही है कि रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये शुरुआती कंपनीज होती हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत होता है। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम सपोज हम 5,000 महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बांट सकते हैं कि भाई 33% हमने लार्ज कैप में डाल दिया, 33% हमने मिड कैप में डाल दिया, और 33% हमने स्मॉल कैप में डाल दिया। इस तरीके से बैलेंस भी हो गया और हमें हर तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं। पर याद रखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये कम से कम ये पैसा आपको करना है जो आपको लॉन्ग टर्म, कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल, यानी कि लाइफ में जो बड़े बड़े गोल्स हैं, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को एजुकेशन करना है, घर बनाना है, रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए करें। ये मत करें कि 2 महीने, 4-6 महीने के लिए म्यूचुअल फंड नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में थोड़ा पोर्शन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनीज मल्टी बैगर हो सकती हैं, वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं। एक तो आप ग्रोथ के लिए करते हैं, जैसे हर महीने आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। एक होता है टैक्स सेविंग के लिए। म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है, इसको ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, कि जो जिन लोगों का इनकम टैक्स है उनको टैक्स सेविंग भी करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड का फायदा हो क्या होता है, जो ELSS होते हैं, कि एक तो आपको टैक्स में रिबेट मिलता है, दूसरा म्यूचुअल फंड ग्रोथ भी करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया इसके अंदर होता है। जनरली कई लोग जैसे 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो अब उन्होंने जो म्यूचुअल फंड में सेव कर रहे हैं, वो तो 30% तो वैसे ही टैक्स बच गया। और अगर वो म्यूचुअल फंड साल भर में 8-10% की ग्रोथ देता है, तो ये तो 40% के आसपास का फायदा हो गया ना। तो ELSS सबसे बढ़िया होता है टैक्स सेविंग के लिए और इनकम के लिए। और म्यूचुअल फंड जो नॉर्मल है, अगर इनमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है, यानी कि अगर साल भर से पहले आप उसको बेच देंगे तो करीब 10% के आसपास मेरे ख्याल से है कैपिटल गेन, और 1 साल के बाद बेचेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और जो टैक्स सेविंग के म्यूचुअल फंड होते हैं, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इनमें 3 साल का लॉकिंग होता है फ्रेंड्स। यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो 3 साल तक, उस तारीख तक से लॉक रहता है, यानी कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। क्योंकि वो 3 साल तक लॉक रहता है, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि जिन कंपनीज में आप पैसा लगाते हैं, जिन म्यूचुअल फंड में लगाते हैं,
उनको भी पता होता है कि ये पैसा हमारे पास 3 साल तक के लिए है, तो वो भी ऐसी कंपनीज में लगाते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कि आज ये कंपनी ऐसी है मगर 3 साल तक ये कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड के बारे में कि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं, टैक्स सेविंग के लिए कर सकते हैं। अगर टैक्स सेविंग के लिए करते हैं तो उसमें 3 साल का लॉकिंग होता है, और जो आप वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं उनमें फ्रेंड्स कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। आई होप जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं बहुत टेक्निकल चीजें हैं, पर बड़े आपको, मेरे को लगता है मैं अब लाइट माहौल में हल्के तरीके से बचा रहा हूं, क्या कि अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सेविंग नहीं करी है, तो भी आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो हो ही जाए। अब फ्रेंड्स, स्टॉक्स आप चाहें तो खुद भी स्टॉक्स ले सकते हैं। जो भी आपका सेविंग बैंक, जिस भी बैंक में आपका है, SBI, HDFC, हर बैंक में एक डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ता है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपका कोई भी जिस बैंक में आपका खाता है वो आपको डीमैट अकाउंट खोल देते हैं, क्योंकि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों आप उससे डीमैट में खरीद सकते हैं। और स्टॉक्स आप खुद भी थोड़ा बहुत नॉलेज लें तो खुद भी खरीद सकते हैं। आप खुद सोचें भाई आपके आसपास क्या है। अब कई लोगों को लगता है अरे मैं कौन सी कंपनी का स्टॉक लूं। अब आसपास देखिए आपके क्या हो रहा है। बैंक कौन कौन से हैं अच्छे? HDFC बैंक भारत का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत ग्रोथ करता है। स्टेट बैंक, पूरी भारत सरकार स्टेट बैंक पे चलती है, ये बहुत अच्छा बैंक है। ICICI, ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है भारत का। एक्सिस बैंक। तो आपको आइडिया हो गया ना भाई, 3-4 जो बैंक अच्छे हैं उनको चूज कर सकते हैं। अब गाड़ियां कौन सी चल रही हैं आपके आसपास? और मारुति सबसे बड़ा 50% से ज्यादा स्टेक जो सेल है वो मारुति की है। तो मारुति है आपके पास। टाटा मोटर्स बड़े बड़े नए नए मॉडल्स निकाल रहा है। टाटा मोटर के पास जैगवार भी है, विदेशों में लैंड रोवर भी है, और यहां भी भारत में बहुत सारा लगा रहा है। महिंद्रा की गाड़ियां, थार है ना, बहुत सारी XUV 100 है, 500 है, 7O है, स्कॉर्पियो है। तो महिंद्रा भी बहुत अच्छा करता है। महिंद्रा के ट्रैक्टर्स भी हैं। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। 2 व्हीलर्स, बजाज ऑटो है, बाइक में सबसे नंबर 1 हीरो मोटर, TVS मोटर, तो ये आपके आसपास चलती हैं। IT कंपनीज, आजकल जब से कोविड हुआ उसके बाद तो और IT कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। अब कौन सी कंपनी का नाम सुना है आपने? इन्फोसिस का, TCS, HCL टेक, ये अच्छी कंपनीज हैं। उसके बाद जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन हो रहा है आज भारत में, इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी कंपनी कौन सी है भारत में? L&T, लार्सन एंड टुब्रो, ये इंपॉर्टेंट है। और जितना हाउसिंग लोन वगैरह हो रहा है, HDFC का बहुत अच्छी कंपनी है। अब मोबाइल आप किसका यूज करते हैं? रिलायंस जियो का ज्यादातर यूज करते हैं, एयरटेल आप यूज करते हैं, ये कंपनीज हैं। रियल एस्टेट आजकल बूम पे है। दिल्ली में देखिए DLF, आप जाते हैं गुड़गांव साइड में तो सब DLF का नजर आता है। इंडिया बुल रियल एस्टेट है। गोदरेज ग्रुप का गोदरेज प्रॉपर्टीज है, तो ये रियल एस्टेट में है। पेट्रोल आप किसका भराते हैं? BPCL का भराते हैं, HPCL का भराते हैं, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भराते हैं। फूड, आजकल रेस्टोरेंट भले ही बंद हो जाए, फूड डिलीवरी होती है। कहां से? जुबिलेंट फूड, जो आप डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं वो जुबिलेंट फूड का है, उसका शेयर बड़ा भागता है। उसके बाद जो है आपके घर में जोमेटो खाना लेके आता है, जोमेटो का भी शेयर लिस्ट हुआ है। और जो ये मैकडोनल्ड वगैरह है, ये सारे जो हैं ये ज्यादातर देवयानी इंटरनेशनल इनका डिस्ट्रीब्यूटर है। पिक्चर आप देखते हैं PVR में, जी का अभी सोनी के साथ टाइप हो गया, ये बहुत अच्छा है अभी। तो फ्रेंड्स, आपके आसपास जो घटनाक्रम हो रहे हैं ना, जो आप रोज यूज करते हैं, यस, वही ITC है ना। आप ITC का आटा खाते हैं, ITC के बिस्किट खाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हम देखते हैं कब से है, उसके हम लोग दिन भर में, चाहे वो लैक्मे हो, है ना, दुनिया भर के प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप जो है स्टॉक्स को अपने आसपास चूज कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा पैसा तो सब में मत डालिए कि मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैंने 1,000 सब में डाल दिया। डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पर सब्सटेंशियल निवेश करना चाहिए। तो आप जैसे डिपेंड करता है आपके पास, स्टॉक्स की भी SIP कर सकते हैं आप, कि जैसे मैं हर महीने एक हिंदुस्तान लीवर का शेयर ले लूं, हर महीने में एक इन्फोसिस का शेयर ले लूं, डिपेंड करेगा आपके पास कितना पैसा है। तो फ्रेंड्स,
अब यही कंपनीज बहुत है, अगर आपके पास लाखों रुपया भी है तो इन्हीं कंपनीज में लाखों करोड़ों रुपया आपका लग जाएगा। इससे बाहर भी बहुत सारी कंपनीज हैं, हजारों कंपनीज हैं। बट समझने के लिए, जानने के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूं अब कि जनरली ये कंपनीज में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनीज डेफिनेटली आपको अच्छे बेनिफिट देगी फ्रेंड्स। इनकम के साथ फ्रेंड्स सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, इसलिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में देखिए कितने सारे लोगों की डेथ हुई है, और तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। अब इंश्योरेंस भी कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यूलिप प्लान्स बोलते हैं, जिसमें वो बोलते हैं ज्यादातर कि आपको एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि आपको इतने साल के बाद पैसा आपका वापस मिलेगा। किसी में वो बोलते हैं कि यूलिप है, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और आपको इन्वेस्टमेंट भी होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के प्लान मत लीजिए। कारण क्या है कि इनके अंदर चार्जेस बहुत होते हैं, ना तो आपको पूरा इंश्योरेंस मिल पाता है और ना आपको ग्रोथ मिल पाती है। तो इंश्योरेंस अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। इसके लिए आप फ्रेंड्स टर्म इंश्योरेंस ले। जैसे हम गाड़ी का कराते हैं ना कि भाई गाड़ी ठुक गई तो क्लेम मिलता है, नहीं तो हम अगले साल फिर कराते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, सपोज आप 30 साल की उम्र के हैं, 35 साल की उम्र के हैं, तो मेरे ख्याल से आई मे बी रॉन्ग आइडिया बता रहा हूं, 10-12 हजार रुपए में साल में आपका 50 लाख का तक का इंश्योरेंस हो जाएगा, शायद ज्यादा भी हो जाएगा, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको। मगर यूलिप प्लान में नहीं इतना मिलेगा, ओके, वरना उसके चार्जेस बहुत होंगे। तो टर्म इंश्योरेंस कराइए। नंबर 1, कितना टर्म इंश्योरेंस, जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका कम से कम 10 गुना। यानी कि अगर साल भर में आप 2 लाख कमाते हैं तो कम से कम 20 लाख का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। साल भर में 5 लाख कमाते हैं तो 50 लाख का, कम से कम 10 गुना आपका इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। ये बिल्कुल ध्यान करिए। उसके प्रीमियम भी कम होते हैं, वो हर साल कराना होता है, और जो पैसा बचेगा वो हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। यूलिप प्लान में क्या होता है, बोलते हैं इसमें म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी है और इसमें इंश्योरेंस भी है, मगर वो उसमें चार्जेस बहुत होते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। इक्विटी ELSS में आप पैसा लगाइए। जैसे अब जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया ना, तो बहुत सारे कॉल आएंगे आपको टैक्स सेविंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए। तो टैक्स सेविंग करें ELSS से और टर्म इंश्योरेंस कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। देखिए अभी कोविड में जो है बहुत सारे लोगों का लाखों रुपया खर्च हुआ और बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं करते, क्योंकि हमको क्या लगता है मेरे को नहीं होगा, मैं तो अजर अमर हूं। मगर फ्रेंड्स, बीमारी किसी को बोल के नहीं आती और फिर आपकी सेविंग्स वगैरह सब उड़ जाती हैं उन बीमारी के अंदर। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराएं पूरी फैमिली का। गाड़ी का जरूर इंश्योरेंस कराएं। एक चीज ध्यान करिए, और कई लोग थर्ड पार्टी कराते हैं, थर्ड पार्टी को कोई फायदा नहीं फ्रेंड्स। जीरो डेप्ट वाला बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस बोलते हैं, वो कराएं। इंश्योरेंस में पैसे बचाने की कोशिश मत करें। और जीरो डेप्ट में फायदा क्या है कि मेरे ख्याल से मुश्किल से 1000 रुपया वो लोग लेते हैं आपसे, और जितना भी उसमें खर्चा होता है वो कंपनी करती है। वरना फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान करिए, अगर आपके पास गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और ईश्वर ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया, तो सामने वाले का जो भी क्लेम है वो सारा आपको पर्सनली देना पड़ता है। और थर्ड पार्टी मत कराइए, गाड़ी को ठीक से इंश्योरेंस कराए कि अगर वो डैमेज हो जाए तो आपको वो मिल जाए। घर का इंश्योरेंस, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसका भी इंश्योरेंस ज्यादातर बैंक कर ही देते हैं कि ईश्वर ना करे जो कमाने वाला व्यक्ति उससे कुछ हो जाए तो परिवार को EMI देने की जरूरत ना पड़े, उस इंश्योरेंस से हो जाए। ठीक है, और ये सस्ते होते हैं ज्यादातर, जो है जैसे फायर का है, थेफ्ट का है। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में वॉरेन बफे ने एक चीज बात बोली कि फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 रूल हैं। पहला रूल है डोंट लूज योर मनी, दूसरा रूल है डोंट लूज योर मनी, तीसरा रूल है डोंट लूज योर मनी। तो सिक्योरिटी भी होना बहुत जरूरी है। आंख मूंद की गाड़ी मत चलाए, इसको आप एक्सपेंडिचर मत माने, ये बहुत जरूरी है लाइफ में फ्रेंड्स। इंश्योरेंस करना, इस पे जरूर पैसा स्पेंड करिए, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद फ्रेंड्स अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि जब हम इनकम करते हैं तो इनकम टैक्स भी होता है। 2.5 लाख तक की इनकम आपकी जो है टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता, मगर 2.5 लाख से ऊपर जो है आपको टैक्स लगता है। जैसे 2.5 से 5 लाख तक की इनकम होती है तो 5% लगता है। फिर अलग अलग स्लैब्स हैं, 5%, 10%, 20%, इस तरह से अलग अलग स्लैब्स होते हैं। तो आप टैक्स सेविंग करके भी, अपना टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा के भी, इंश्योरेंस करके भी आप अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। जैसे कि एक होता है ATC में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं
यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी 4 लाख की इनकम है, 2.5 लाख पे तो टैक्स है नहीं, तो अब बचा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में अगर आपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया है तो वो भी आपका हट जाएगा, तो आपके पास रिटर्न तो आप भरेंगे मगर उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा आपको, रिटर्न जरूर भरे इनकम टैक्स की, भले ही आपकी इनकम टैक्सेबल ना हो, इससे डरे मत। क्योंकि कल को जब आप लोन लेने जाएंगे, या कई लोग क्या करते हैं, उन्हें लोन चाहिए होता है मगर बैंक बोलता है भैया 3 साल की बैलेंस शीट लाइए, 3 साल की रिटर्न लाइए। व्यक्ति के पास भले ही टैक्सेबल इनकम नहीं थी मगर उसने रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न नहीं भरा तो आपको कोई भी व्यक्ति लोन नहीं देगा। तो प्लीज अपना रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, इनकम टैक्स में आप रिटर्न अपना जरूर भरें फ्रेंड्स। ओके, सो आप 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 80C जो इनकम टैक्स का रूल है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस जो आप LIC की पॉलिसी कराएंगे, जो इंश्योरेंस की टर्म इंश्योरेंस कराएंगे, ये आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इस पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसकी अंदर अलग अलग फीस होती है ना, उसमें जो ट्यूशन फीस होती है फ्रेंड्स, या वो जो ट्यूशन फीस होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको मालूम ना होगा। और मैंने ELSS बताया आपको, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बताया मैंने आपको, म्यूचुअल फंड का, ये भी आप यूज कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, जो लोग जॉब करते हैं वो जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड भी टैक्स फ्री होता है। उसके बाद जो है तो 80C में, तो यानी कि आपकी ट्यूशन फीस, आपकी LIC की पॉलिसी, आपका ELSS, ये सब मिला के आपका 1.5 लाख में आ जाता है। और अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो हाउसिंग लोन में आप एक तो प्रिंसिपल वापस करते हैं और एक इंटरेस्ट वापस करते हैं। जो प्रिंसिपल वापस करते हैं साल भर में, वो भी 80C में आता है। तो ये सब जोड़ के आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं अपनी, यानी कि 1.5 लाख पे तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स 80D होता है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। तो 25,000 रुपए तक अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो ये 1.5 लाख के अलावा आपको 25,000 तक रिबेट फिर और मिलेगा, वो है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो सरकार आपको मोटिवेट कर रही है कि भैया अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराओ, टैक्स बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो। उसके बाद जो हाउसिंग लोन लेते हैं आप, उसमें जो इंटरेस्ट लगता है उस पर भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है। तो आप जो घर ले रहे हैं, उसका जो लोन दे रहे हैं, उस EMI में जो प्रिंसिपल है वो तो 80C में लाभ देगा, और जो इंटरेस्ट है वो आपको अलग लॉ में देगा। और 2 लाख तक फ्रेंड्स, साल में अगर 2 लाख तक आपको इंटरेस्ट लग रहा है, वो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। देखिए कितने सारे बेनिफिट है, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा। या और अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपने कोई गाड़ी ली है, आपने कोई फर्नीचर लिया है, उसमें जो भी फिक्स असेट आप खरीदते हैं उसका डेप्रिसिएशन भी मिलता है। 15% हर साल का डेप्रिसिएशन भी होता है। उसका जो खर्चा है वो भी आप बिजनेस में डाल सकते हैं कि मैंने टेबल खरीदी, मैंने गाड़ी खरीदी, उसका वो भी खर्चे में आपका आएगा। उसका जो एक्सपेंस है वो भी खर्चे में आएगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको यूज करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आपने इंश्योरेंस भी करा लिया, टैक्स भी बचा लिया। आपने म्यूचुअल फंड में भी टैक्स सेविंग में यूज कर लिया, टैक्स भी बचा लिया और ग्रोथ भी ले ली। तो बच्चे को पढ़ा भी लिया और उसका ट्यूशन फीस से आपको टैक्स रिबेट भी मिल गया। यस, हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लिया मगर 25,000 तक टैक्स रिबेट भी मिल गया। हाउसिंग लोन भी ले लिया मगर उसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पे आपको टैक्स रिबेट मिल गया। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है फ्रेंड्स, जिनको यूज करके आप रिटर्न भरिए। और मैं फिर बोलूंगा, भले आपकी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी 5 लाख हो, वो तब तो भरना ही आपको। मगर 2.5 लाख से भी कम इनकम है फ्रेंड्स, तो आपको जो है 2.5 लाख, उसमें आपको ये जरूर यूज करना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए महीने से भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 500 रुपए महीने से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है। और आपका जो भी गोल है, सपोज आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कुछ आपको लगता है कि मुझे इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आप उसको एक मंथली SIP कैलकुलेटर होता है, सब गूगल पे जाएंगे, आपको सबका बैंक का मिल जाएगा। उसमें आप डाल सकते हैं भाई मैं कितना रुपया महीने का इन्वेस्ट करूंगा, मैं कितने साल तक करूंगा, अप्रोक्सीमेट ग्रोथ मेरे पास कितनी होगी। ओके, तो जैसे सपोज अगर आप FD करते हैं, अगर वो 5% की ग्रोथ देता है तो आप 5% डाल के देखिए।
और अगर कोई म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म आप करते हैं, अगर वो 10-12% के आसपास की ग्रोथ देता है तो 10 डाल के देखिए। जैसे मैंने एक निकाला ही है कि अगर आप 10,000 रुपये महीना 10 साल तक किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और वो ऑन एन एवरेज 10% की भी ग्रोथ देता है फ्रेंड्स, तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 12 लाख, मगर आपका जो टोटल पोर्टफोलियो बन जाएगा 10 साल बाद 20,65,000 का। आप समझ रहे? तो अगर आपको 10 साल बाद 20,000 रुपये में 20 लाख रुपए चाहिए, आपको लगता है मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करें। आपको लगता है नहीं मुझे 1 लाख चाहिए, तो 5,000 महीना इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से आप, मेरे ख्याल से अगर 50,000 महीना आप कोई इन्वेस्ट कर सके तो 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा उसका। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट अर्ली इन लाइफ एंड गो लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से आप SIP कैलकुलेटर में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है, उसमें टाइम डालना होता है और कितना पैसा आप हर महीने निवेश करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करके आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका पैसा कितना, अगर आप सेविंग में रखेंगे तो कितना होगा 3.5% पे, FD में रखेंगे तो क्या होगा, और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाएंगे फ्रेंड्स तो उसका क्या ग्रोथ हो सकता है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फ्रेंड्स क्या करना है? स्टार्ट अर्ली इन लाइफ एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा ना, चक्रवृद्धि चलता है, कंपाउंडिंग चलता है। मगर कोई नहीं, अब अगर अभी तक आपने नहीं किया, करना शुरू कीजिए। 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक, उसको करिए। बेसिकली 20% आपकी जो इनकम है उसका 20% हर महीने आपका निवेश होना जरूर चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये पैसा आपका आपके हाथ में नहीं आना चाहिए, ऑटो डेबिट होना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाए। तो जो 80% पैसा आपके पास आ रहा है उससे आप अपने खर्चे और सब काम करें तब, वरना अगर आप पैसा एक बार आपके पास आ गया तो फिर आप खर्च देंगे। तो ऑटो डेबिट करिए, ऑटो डेबिट का होता है उसमें सिस्टम कि वो पैसा आपको कट जाए डेफिनेटली। अब नॉर्मली इमरजेंसी भी हो जाती है, तो थंब रूल क्या है कि जो आपका महीने का खर्चा है उसका 6 महीने का आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें, कुछ कैश रखें, कुछ FD बना के रखें, क्योंकि FD तो आजकल मोबाइल पे बनती है ऑनलाइन और 1 मिनट के अंदर पैसा वापस आ जाता है। तो 6 महीने, सपोज आपके घर का खर्चा 40,000 है तो करीब 2.5 लाख रुपया आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आप कभी भी इमरजेंसी यूज में कर लें। तो उसमें से 2.5 लाख में से 20-30-40,000 आपने कैश रख लिया, 20-30-40,000 रुपये आपने सेविंग में डाल दिया और 2-1 लाख रुपए की आपने FD बना दी, ताकि वो पैसा, सपोज जैसे कोविड हो गया पीछे, लोगों को पैसे नहीं थे, लोगों की जॉब चली गई, वो इमरजेंसी के लिए, वही इमरजेंसी फंड होता है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल बिल्कुल मिल सकता है अगर हम डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, सेविंग्स करें और ज्यादातर अपने पैसे को काम पे लगाएं, क्योंकि जब आप पैसे को काम पे लगाएंगे तो जब आप रात को सो रहे होंगे वो तब भी वहां पे काम कर रहा होगा और फिर आपको बड़ा मजा आएगा जब ये पैसे इकट्ठे हो जाएं। थोड़े दिन बाद, 5 साल 6 साल बाद फिर आप कोई घर ले सकते हैं। ऐसे ही होता है ना कि सपोज आपके पास 5-10 लाख इकट्ठे हो गए, आपको 30 लाख का घर लेना है, 40 लाख का फ्लैट लेना है, आपने 10 लाख वहां से दे दिया, 30 लाख की आपने EMI कर ली। यस, तो इस तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपके पास पैसा जुड़ेगा तो बहुत कुछ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप कर रहे हैं तो उसको बढ़ाइए। अगर आप 20% तक नहीं सेव कर रहे हैं, 20% कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा कर सके उतना है, और अभी तक शुरुआत नहीं करी, भले ही 500 रुपये या 1,000 रुपये से करें, पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट करें, इंश्योरेंस करें और ईश्वर करे आप हेल्दी हों, वेल्दी हों, और अगर सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वाइज तो जरूर बनेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं लास्ट में डिस्क्लेमर कर दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। यस, और जो कंपनीज के मैंने नाम बताए हैं आपको, ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको, है ना। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें सोच के समझ के करें, और मैं एक जनरल आइडिया आप लोगों को दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड।